अधीश जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ था। वो अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता था। वैसे भी विक्रम के साथ युद्ध का अर्थ था आर या पार की लड़ाई। दूसरी ओर विक्रम भी शांत नहीं बैठा था। वो तो खुद ही न जाने कब से इस मौके की तलाश में था। ऊपर से अधीश के हाथों नीलमणि की मौत के बाद तो वो बिल्कुल बौखला उठा था। वो किसी भी कीमत पर अधीश को हराना बल्कि खत्म करना चाहता था। अधीश की एक ही ललकार पर विक्रम ने आव देखा न ताव और आकर युद्ध के मैदान में डट गया। यह अंतिम युद्ध था। मंदार के दो महान छात्र आपस में लड़ने जा रहे थे। मंदार की प्रतिष्ठा को विक्रम ने ठेस पहुंचाई थी और उसे वापस पाने की जिम्मेदारी अब अधीश की थी। इसके अलावा भी कई वादों का बोझ अधीश के कंधों पर था। क्या होगा इस भयंकर युद्ध का परिणाम? क्या होगा अधीश का फैसला? क्या वो अपने जीवन से भी अधिक महत्व इस युद्ध को दे रहा था? मृत्यु सागर जैसा खतरनाक स्थान अधीश ने क्यों चुना था? सभी के मन में एक यही सवाल था। यहां तक कि विक्रम खुद भी हैरान था। लेकिन बम्मन और गुरु सूर्यभान के अलावा और कोई भी इसका कारण नहीं जानता था। कई मांत्रिक इस ऐतिहासिक युद्ध के गवाह बनने के लिए पहले ही वहां जाकर सुरक्षित स्थानों पर छिप गए थे और आखिरकार उन सब को कारण पता चल ही गया जब प्रज्वल की सहायता से अधीश निखिल चंद्र का जहाज लेकर वहां आया। निखिल चंद्र का यह जहाज एक पौराणिक किंवदंती बन चुका था। जहाज को देखकर ही विक्रम की आधी हिम्मत टूट गई। लेकिन वो भी कम शक्तिशाली नहीं था। उसके पास ऐसे अनेक सिद्धि यंत्र और अस्त्र शस्त्र थे जिन्हें देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इन दर्शकों में बहुत से ऐसे मांत्रिक थे जो मन ही मन अधीश के जीतने की कामना कर रहे थे, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो उससे चिढ़ते थे। लेकिन विक्रम जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं थी। लगभग 2.5 महीने तक भयंकर युद्ध चला। इतने दिनों कोई किसी से कम नहीं था। लेकिन अधीश के साथ अच्छाई का बल और प्रज्वल की शक्ति थी। आखिरकार विजय का तिलक अधीश के माथे ही सजाया गया। विक्रम मारा गया और वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के साथ मंदार लौट आया, जहां गुरु सूर्यभान उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। अधीश को देखते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। अधीश ने जाकर उनके पैर छुए तो गुरु सूर्यभान ने उसे गले से लगा लिया और बोले, तुम लौटकर आ गए बेटे, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। आज कई सालों के बाद मेरा खोया सम्मान मुझे वापस लौट आया है। अब मैं मंदार में सर उठाकर चल सकूंगा। अब सब मुझे मेरे शिष्य के नाम से जानेंगे। इससे ज्यादा खुशी और गर्व की बात और कोई हो ही नहीं सकती। गुरुजी बोले जा रहे थे। आज अधीश ने पहली बार उन्हें इस तरह भावुक होते देखा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। अधीश के सम्मान में मंदार में एक बड़ा समारोह रखा गया, जहां दूसरे मंत्र विद्यालयों से मांत्रिक निमंत्रित थे। कई दिनों तक यह समारोह चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह अधीश ने गुरु सूर्यभान से आकर कहा, गुरुजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक बार फिर दिव्य कलश की खोज में जाना चाहता हूं। यह सुनते ही गुरुजी एकदम उदास हो गए। फिर धीमे से बोले, मैं भी काफी दिन से यही बात तुमसे कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर सका। फिर न जाने कब मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊं। वे आगे कहना चाहते थे कि देख भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन उनके मुंह से यह बात निकल ही नहीं सकती थी। अधीश बोला, गुरुजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सफल होकर लौटूंगा। गुरु सूर्यभान ने कहा, मैं तो हर क्षण तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, हर पल ईश्वर से तुम्हारी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूं। फिर भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसान के हाथ में नहीं होता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अधीश भी भावुक हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन मैं वापस आऊंगा गुरुजी। इतना कहकर उसने एक बार फिर गुरु सूर्यभान के पैर छुए और उनके भवन से निकल गया। विशाखा अब तक काफी समझदार हो चुकी थी। फिर भी कुछ जरूरी बातें उसे समझाकर और ईला के संरक्षण में उसे सौंपकर अधीश मंदार से निकल आया। मंदार से वो सीधा प्रकाश नगर आया। उसे अचानक आया देखकर पूरा परिवार प्रसन्न हो उठा। मल्लिका और नील तो काफी बड़े हो चुके थे और दोनों छोटे पुत्र भी चलने और बोलने लगे थे। माधवी भी पिछली बार की तुलना में काफी बड़ी और समझदार लग रही थी और अमृत, अब वो पूरी तरह से प्रसन्न थी।
उसके परिवार को अपना अधिकार मिल चुका था और अमृत को अपना मायका। रात्रि के भोजन के बाद भी सभी अधीश को घेर कर बैठे रहे और बहुत सी बातें करते रहे। काफी हफ्तों तक अधीश अपने घर में रहा। मृगांक और देवयानी भी उससे मिलने आए। एकांत पाते ही उसने मृगांक से कहा, मित्र, आज एक बार फिर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मृगांक का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या बात है अधीश, सब ठीक तो है ना? मैं बहुत देर से ध्यान दे रहा हूं कि तुम रह तो परिवार के बीच रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त कहीं और है। अधीश ने धीरे से अपना सर हिलाया और मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देखने लगा। मृगांक ने कहा, देखो, एक बार फिर तुम्हारा ध्यान गायब हो गया। यह सुनते ही अधीश ने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोला, मेरा ध्यान यही है मित्र। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा। फिर मृगांक को सारी बात बता दी। जब विशाल ने वो मृत्यु कीलक उसके सर में मारा था, तब मृगांक भी तो उसके साथ था। अधीश की बात सुनकर मृगांक एकदम गंभीर हो उठा। उसने कहा, यह तो बहुत ही खतरनाक बात है अधीश, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके दिव्य कलश का पता लगा लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं विशाल को ठिकाने लगाऊंगा। अधीश ने मुस्कुराकर कहा, विशाल के बारे में फिक्र मत करो, वो लालगढ़ के युवराज की सगी बुआ का बेटा है। युवराज ललितादित्य यानी 8वें राजकुमार मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और अपने पिता के राज्य के पतन के लिए विशाल को ही दोषी मानते हैं। मैंने पहले ही उन्हें पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि मैं विशाल का पता ठिकाना जानना चाहता हूँ। अब उसके सहायक मांत्रिक कहीं से भी विशाल को खोज निकालेंगे और मेरे हवाले कर देंगे। मुझे चिंता सिर्फ दिव्य कलश की है, हालांकि उसका भी कुछ कुछ अंदाजा मुझे है। इतना कहकर अधीश ने मृगांक को भी वो माणिक दिखाया और उसकी पूरी कहानी सुनाई। सुनते ही मृगांक की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अब शायद इसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से दिव्य कलश का पता लगा लेंगे। अब तुम्हें और अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन परेशान हो रहा है? कहते हुए अमृत ने कमरे में प्रवेश किया। उसने मृगांक का आखिरी वाक्य सुन लिया था। अमृत को देखकर अधीश का चेहरा सफेद पड़ गया। ये देखकर अमृत समझ गई कि जरूर कोई ऐसी बात है जो अधीश उससे छिपा रहा है। अधीश ने जल्दी से कहा, परेशान कोई नहीं हो रहा, बस मैं गुरुजी के लिए एक औषधि खोज रहा था, उसी के बारे में मृगांक से बात कर रहा था। अधीश ने बात बनाने की कोशिश की, लेकिन अमृत समझ गई कि अधीश उससे झूठ बोल रहा है। हालांकि मृगांक के सामने उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन एकांत पाते ही फिर अधीश से एक बार पूछा और हार कर अधीश को सारी बात बतानी पड़ी। अधीश की हालत के बारे में जानकर अमृत की आंखों से आंसू बहने लगे। अधीश ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो अमृत, मैं जल्द ही सब ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। अधीश ने अमृत से वादा लिया, लेकिन अमृत के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले दिन सुबह ही अधीश मृगांक को साथ लेकर दिव्य कलश की खोज में निकल पड़ा। जाने से पहले उसने विश्वाजी से आज्ञा ली और कहा, पिताजी, मैं एक बार फिर जंगलों में भटकने जा रहा हूं, लेकिन आप आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी लौट आऊं। विश्वाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सफल होकर लौटना बेटे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मृगांक ने अपने साथियों से संपर्क किया और दुनिया के हर जंगल में यह खबर भेज दी कि यदि किसी ने कहीं भी गेरुए कपड़े पहने हुए एक बालक को देखा हो तो उसे सूचित किया जाए। साथ ही अधीश को जितना भी उसका हुलिया याद था वो भी बता दिया गया। कई जगहों से संदेश आए, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही लगी। धीरे धीरे अधीश की हिम्मत जवाब देने लगी। मृत्यु कीलक उसके शरीर पर भी असर दिखाने लगा था। सुदूर राज्य के जंगल में मृगांक के साथ भटकता हुआ अधीश थक चुका था। शाम गहरा गई तो मृगांक ने कहा, आज रात हमें यहीं पड़ाव डाल लेना चाहिए, कल से फिर खोज शुरू करेंगे। अधीश ने चुपचाप सर हिला दिया। मृगांक ने एक स्थान को साफ कर आग जलाई और खाने पीने की व्यवस्था के लिए चला गया। जब वो लौटा तो उसने देखा आग के सामने शांत बैठा अधीश एकटक उस मणि को देख रहा है। मृगांक ने कहा, अधीश, इस तरह हिम्मत नहीं हारते मित्र, आज नहीं तो कल हम उसे खोज ही लेंगे। अधीश ने एक लंबी सांस भरी और कहा, पता नहीं मेरे पास और कितना समय बचा है। मृगांक ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, इस संसार में नहीं तो दूसरे किसी संसार में, समय के दूसरे आयाम में या अंतरिक्ष में, दिव्य कलश चाहे जहां भी हो, मैं उसे खोज निकालूंगा। मृगांक की बात सुनकर अधीश की आंखों में आंसू भर आए।
आंसू की एक बूंद उसकी आंख से निकली, गाल पर लुढ़कती हुई अधीश के हथेली पर रखे उस छोटे से माणिक पर पड़ी जो दिव्य कलश के रक्त से बनी हुई थी। अचानक एक चमत्कार सा हुआ। वो माणिक धीरे धीरे पिघलने लगा और गर्म होने लगा। अधीश जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए उसका ताप सहना कठिन हो गया। वो जोर से चीखा। तभी मृगांक ने कहा, ये आहट सुनी तुमने? शायद कोई आ रहा है। एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और वे दोनों उठ खड़े हुए। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि अधीश और मृगांक अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद जब प्रकाश सामान्य हुआ तो अधीश ने देखा एक बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा है। मृगांक एकटक उसे देखे जा रहा था। न जाने क्या आकर्षण था उस बूढ़े में कि मृगांक अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था। अधीश ने ध्यान से देखा और अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, दिव्य कलश, तुमने मेरा आवाहन किया अधीश। बूढ़े ने रौबदार आवाज में कहा। अधीश चौंक पड़ा। वो उसका नाम कैसे जानता था और उसने कब दिव्य कलश का आवाहन किया था? उसकी आंखों में आश्चर्य और सवाल देखकर दिव्य कलश धीमे से मुस्कुराया और अधीश की हथेली की ओर इशारा करते हुए बोला, वो देखो तुम्हारी हथेली पर। पिघलता हुआ रक्त एक बार फिर से माणिक में बदल चुका था। आंसू की बूंद सूख चुकी थी। अधीश बोला, लेकिन इससे कैसे? बूढ़े ने कहा, व्याकुल होकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। तुम्हारे हृदय ने मुझे याद किया था। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और अधीश के सर पर हाथ फिराया। एक बार फिर उसके सर में तेज दर्द हुआ, लेकिन कुछ ही पलों में उसे दर्द से राहत मिल गई। ऐसा लगा जैसे न जाने कितनी पुरानी बीमारी अचानक से ठीक हो गई हो। अधीश अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कर रहा था। बूढ़ा बोला, दिव्य कलश और कुछ नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा की व्याकुलता है। तुमने जब जब पूरे हृदय से कोशिश की तुम्हें सफलता मिली। ये मृत्यु कीलक बस एक छोटी सी परीक्षा थी अधीश, जिसमें तुम सफल हुए। अधीश बूढ़े आदमी के पैरों में गिर पड़ा। बूढ़ा आगे बोला, बोलो, कुछ और भी चाहते हो? अधीश अब तक ये तो समझ ही गया था कि ये व्यक्ति त्रिकालदर्शी है, ये सब कुछ जानता है, समय के परे देख सकता है। उसने एक बार मृगांक की ओर देखा और बूढ़े से कहा, महाराज, जीवन के उस पार क्या है? मैं यहाँ क्यों और कैसे आया? मृगांक को कुछ समझ में नहीं आया कि अधीश क्या बात कर रहा है। बूढ़ा एक बार फिर मुस्कुराया और बोला, ये समय के खेल हैं, प्राणों की यात्रा है। कभी कभी समय की तरंगों में उथल पुथल हो जाती है। एक ही प्राण दो अलग अलग समय में यात्रा करने लगता है। अमित और तुम उसी एक प्राण के दो अंश हो। अधीश जंगलों में भटक रहा था, अमित सड़कों पर। अधीश और अमित एक ही समय में दुर्घटनाग्रस्त हुए। अधीश के प्राण निकल गए और अमित का जीव उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अधीश ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, लेकिन अमित? आगे वो कुछ न कह सका। ना तो वो अपने पिछले जीवन के अपने परिवार को दुख देना चाहता था, ना ही इस जीवन के। बूढ़ा उसकी ये बात भी समझ गया। उसने कहा, बेटा, वो पिछला नहीं है, समय यात्रा में बहुत आगे की बात है। लेकिन ये तो अन्याय है महाराज। बूढ़ा अब की बार जोर से हंस पड़ा। मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद थी बच्चे। इतना कहकर बूढ़े ने एक बार फिर अधीश के सर पर हाथ रखा। अधीश की आंखें अपने आप मुंद गईं। एक रोशनी की लहर उसके सर से पैर तक दौड़ गई। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो बूढ़ा गायब हो चुका था। मृगांक चमत्कृत सा खड़ा ये सब देख सुन रहा था। उसने अधीश से पूछा, तुम किस अमित की बात कर रहे थे अधीश? अधीश के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उसे मृगांक की बात समझ में ही ना आई हो। उसने चौंकते हुए पूछा, अमित मतलब? मैं इस नाम वाले किसी व्यक्ति को नहीं जानता। मृगांक उलझन में पड़ गया और अधीश भी। उसने कहा, अच्छा चलो घर वापस चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अधीश ने कहा तो मृगांक उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन उसके मन में वो सवाल अब भी घूम रहा था, कौन है ये अमित? दूर समय के उस पार, अधीश जीवन के उस पार एक बड़े शहर के बड़े से अस्पताल के बिस्तर पर पड़े अमित ने दुर्घटना के कई हफ्तों बाद अचानक आंखें खोल दी। नया जीवन, एक नई शुरुआत।
डियर लिसनर्स, मैं हूं आपका आरजे नितिन और अभी आप सुन रहे थे द मजिशियंस सीक्रेट। इस कहानी को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर इस कहानी का सफर यहीं तक था। इसके खत्म होते ही सुनिए द इमोर्टल वॉरियर। तो चलिए सुनते हैं इसकी एक झलक। सबको लगता है कार एक्सीडेंट की वजह से धनुष सोचने समझने की शक्ति खो चुका है, लेकिन सच कुछ और ही है। अब उसकी आत्मा एक नहीं, दो जगह मौजूद है। इमोर्टल वर्ल्ड में एक तरफ जहां धनुष को विश्वासघात सहना पड़ा, तो दूसरी तरफ असल दुनिया में उसे अपनी मां पर जुल्म होते देखना पड़ा। तो ऐसे में क्या करेगा इमोर्टल वर्ल्ड का धनुष? क्या उन लोगों की आएगी शामत? इन सवालों का जवाब अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए धनुष के वॉरियर बनने की कहानी, द इमोर्टल वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट FM।